आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दोस्तों, बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है और ये सिर्फ लोकसभा चुनाव का असर अभी से तेलंगाना पर दिखने लगा है। तेलंगाना में जल्द ही बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज कैबिनेट की मीटिंग भी अभी चल रही है और कैबिनेट मीटिंग में जल्द ही 2 गारंटी का भी हम सुनने में आ रहा है कि वो जो अमलावरी है वो हो सकती है। जो मजीद 2 गारंटी तेलंगाना चुनाव के दौरान कांग्रेस ने दी थी, रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद कुछ गारंटियों को पूरा किया गया था। 2 गारंटी को अब पूरा करने का वक्त शायद करीब आ रहा है। उसके अलावा तेलंगाना में क्यों जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। इसमें चाहे सियासी बयानबाजी गवर्नमेंट फंड के मिसयूज को लेकर हो, चाहे बीआरएस जो है वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस जो है वो बीआरएस पर इल्जाम लगा रही है, और इस बीच बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना का चुनाव तभी से शुरू हो गया था जब अमित शाह ने यहां पर रैली की थी और अमित शाह ने यहां पर 10 सीटें जीतने का कम से कम दावा किया था। क्या हकीकत है, क्या होने वाला है, ये अभी जल्द ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन तेलंगाना में क्या भी सियासी माहौल है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी साहब हैं। फिरासत बाकरी साहब, इस्तकबाल है आपका। और मेरे साथ मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब हैं, तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है शाहबुद्दीन साहब। और सलाउद्दीन लोधी साहब हैं मेरे साथ, बीआरएस को रिप्रेजेंट करेंगे। सलाउद्दीन लोधी साहब चार मीनार से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बीआरएस की सीट पर, आपका भी इस्तकबाल है सलाउद्दीन लोधी साहब। सबसे पहले शाहबुद्दीन साहब आपके पास में आऊँगा क्योंकि अभी यहाँ पर पावर में आप ही हैं और कैबिनेट का मीटिंग अभी चल रही है। क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है शाहबुद्दीन साहब? किस तरह से हम इस पूरी मीटिंग को देखें? क्या कुछ जनता को फायदे होने वाले हैं इस पूरी मीटिंग से? देखिए, आपने जैसा कहा कि क्या नया देखने वाले हैं जी, इसी, और आपने ये भी कहा कि पावर में आप है। अभी क्या है, कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं आप ही के स्टूडियो में अपोजिशन की हैसियत से बैठा करता था। आज आप ये कह रहे हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि सियासत में जो है वक्त बदलने देर नहीं लगती। बिल्कुल। ये बात वाजे हो गई है। और रही बात जो है कैबिनेट की जो मीटिंग चल रही है जी, वो अभी उसके ऊपर कई सारे मुद्दे जो है उसके ऊपर फाइनलाइज होना है। सबसे पहले जो ये कैबिनेट की मीटिंग में जो सबसे पहले मुद्दा रखा गया है, जो बजट सेशन होने वाला है तेलंगाना में जी, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। बजट एलोकेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात हो रही है और ख़ास तौर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी जो है लंबी मीटिंग हुई है आज। और उसमें ये देखा जा रहा है कि कितना हमारे पास बजट है, हम कितना एलोकेट कर सकते हैं। कई स्कीमात के लिए भी पैसों के लिए जो है ज़रूरत है। साथ में स्विट्ज़रलैंड भी हम गए थे, कांग्रेस पार्टी जाकर वहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए जो है यहाँ पर जो है बजट लेके आई तेलंगाना के लिए। तो कई सारे मसले हैं, कई सारे मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। और साथ में ये भी बात हो रही है कि जो हमने कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटियां जो ऐलान किया था उनमें से 2 गारंटियां जो है बहुत ही जल्द जो है पूरी होने वाली है। उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ और इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा उसके ऊपर सबसे मशवरा लिया जा रहा है। और ये सिलसिला जारी था पिछले 1 हफ्ते से और मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल हो जाएगा अभी कुछ ही वक्त में। क्या लगता है कि ये बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वाकई, क्योंकि तेलंगाना में काफ़ी आप जब आए थे तो आते ही आपने जो है एक वाइट पेपर जारी किया था, उसमें कहा गया था कि हमारे ऊपर इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसको हम जो है जल्द ही इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि बर्डन बढ़ने वाला है जनता पर इस बजट में, टैक्सेशन में कुछ या रियायत मिलने वाली? देखिए, जब वाइट पेपर के मुतालिक जब बहस हुई थी, मैं भी उस स्टूडियो में मौजूद था जी, तो मैंने ये कहा था आपको कि इससे ये कर्जों से जूझने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि हमारे तेलंगाना में कारोबार को जो है बढ़ाना चाहिए। ठीक है। बैरूनी ममालिक को जो है दावत देना चाहिए। और उसके नतीजे में ये आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में डावोस में हिंदुस्तान का कोई स्टेट जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो जितना कि तेलंगाना हुकूमत ने किया। तो काफ़ी सारे जो है कारोबार लेकर आए हैं रेवंत रेड्डी साहब जो है इंडिया में, और मुझे इससे उम्मीद है इससे कि जो है रेवेन्यू बढ़ेगा और काफ़ी हद तक जो है खर्जे को जो है उसको हम कम कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है फिर से कमेटी बिठाई गई है, जैसा कि मतलब उम्मीद करें कि हम बहुत कुछ जो है टैक्सेशन में बदलाव नहीं होने वाला है, कोई जनता पे लोड नहीं पड़ने वाला। नहीं, लोड तो नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासी जो है आप तरीके से भी देखा जाएगा तो करना सुसाइड होगा।
क्योंकि बहुत सारे मसलों से मरहलों से यहाँ की आवाम जो है गुजर रही थी इतने सालों से। टीआरएस पार्टी के रजीम में आप देख सकते हैं कितने टैक्सेशन लगे। कांग्रेस पार्टी ये गलती करने वाली नहीं है जी, और ये बात वाजे जो है हमने पहले ही कर दिया था। इसलिए मैंने समझता हूँ कि टैक्सेशन को बढ़ाया जाएगा। उल्टा जो है जहाँ पर जो गैर ज़रूरी जो अखराजात होते थे टीआरएस पार्टी की हुकूमत में, उसे बहुत काफ़ी हद तक कम किया गया है। चलिए मैं बिल्कुल मैं अब सीधा रुख करूंगा बीआरएस के हमारे सीनियर लीडर हैं हमारे साथ में। मैं पहले मेरा सवाल आप सुनिएगा, फिर मैं उसका जवाब बिल्कुल एक बड़े सधे हुए अल्फाज में, जिस तरीके के लिए आप जाने जाते हैं, मैं उस तरह से आपसे लेना चाहूँगा सलाउद्दीन लोधी साहब। देखिए सवाल सीधे तौर पर है, उन्होंने तो कह दिया कि देखिए अब ये जो मीटिंग हुई है इसमें हम 2 गारंटी और पूरी करने वाले हैं, और साथ साथ में जो हम डावोस गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ से हम जो है अच्छा खासा कारोबार लेकर आए हैं। कोई भी स्टेट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। ये शहाबुद्दीन साहब का भी आपने सुना। दूसरा, मैं क्या वाकई आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट से एक अपोजिशन के होते हुए, क्योंकि अभी जब से तेलंगाना बना था आपने हमेशा रूल किया है, ये पहली बार है जब आप जो हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं, तो एज ए अपोजिशन के नाते होने के नाते आप किस तरह से इस पूरे बजट को आने वाले को देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार का जो बजट आने वाला है वो तो इंटरिम बजट था, तो उसमें मतलब उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 3-4 महीने के लिए वो बजट पेश किया गया है। तो मोदी सरकार के बजट से उम्मीद की जा रही थी कि भाई बहुत कुछ मिलने वाला है, उस तरह का उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई टैक्सेशन में बदलाव नहीं हुआ। किस तरह से आप पूरे बजट को देख रहे हैं? आप थोड़ा सा सलाउद्दीन लोधी साहब हमें समझाएं। नहीं, जैसा मेरे भाई अभी बताए कांग्रेस वाले कि दावोस से जो है इन्वेस्टमेंट बहुत सारा यहाँ पर तेलंगाना के लिए लाए, वो बहुत अच्छी बात है तेलंगाना के लिए। अब कैबिनेट की मीटिंग की पूरी रिपोर्ट हमारे पास है नहीं जी। मैं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर अगर ये बात पूरी ना हो तो अफसोस जाहिर करूंगा, वो ये है कि रैतु बंधु के जो किसानों को जो पैसे देना था जी, वो अब तक रिलीज नहीं करे। वो रिलीज होना चाहिए था कैबिनेट की मीटिंग, और मजीद कुछ वेलफेयर के इजाफों के ऐलानात से पहले ये रैतु बंधु के जो पैसे रिलीज करना था गवर्नमेंट को, वो नहीं किए। ठीक है, ये एक मेरी बात है। दूसरी, जॉब कैलेंडर जो अनाउंस करने का बोले थे 2 लाख नौकरियों का, उसके ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ अभी। तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या ये होएगा या उसके बाद या लोकसभा इलेक्शन के बाद होएगा? ये मेरे 2 ही बात है अभी बोलने की जी। बाकी कैबिनेट की मीटिंग की रिपोर्ट के बाद फिर करेंगे, और मजीद अभी टाइम है चर्चा में, फिर मैं बोलूंगा मेरी बात क्या। ठीक है, फिरासत बाकरी साहब आपकी तरफ में आऊंगा। आप केंद्र का बजट आता है, केंद्र के बजट को भी आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, और अब ये बजट आने वाला है तेलंगाना का, ये कांग्रेस की यहाँ की सरकार का पहला बजट है। जो केंद्र का बजट आया था उसके बारे में तो ये कहा गया कि पूरे चुनावी बजट है। तेलंगाना में भी अब क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या वो बजट में देखने को मिलेगा? बजट चुनाव नहीं होता मोनिस साहब, बजट पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है तेलंगाना या बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए, उसके अंदर उनका आगे का लाए अमल क्या होगा उसको तय करता है बजट। बजट उस हिसाब से इंटीरियम बजट दिया गया है, और उसके अंदर पूरी हर चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या काम होने वाला है, क्या क्या होएगा। अब उसके हटके अब जो जैसा कि आज कैबिनेट की मीटिंग है हमारे कांग्रेस सरकार की यहाँ पर सेक्रेटरीट में, उसके अंदर कब से मीटिंग चल रही है और अभी तक चल रही है मीटिंग का मतलब यह है कि इनका जो मामला था अभी तक कोई भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, कोई भी इशू के ऊपर। जो अपराध के 8 बज चुके हैं, अभी तक मीटिंग चल रही है और कोई इशू इनका बाहर नहीं आया। सबसे पहला इनका जो मसला है तेलंगाना के अंदर जो प्रॉमिस किए हैं वो अभी तक प्रॉमिस के अंदर किसी किस्म का भी ये लोग फुलफिल नहीं कर चुके हैं, कांग्रेस वाले भी नहीं कर चुके हैं। हमारे साबिका सरकार जो 9 साल 10 साल चलाई है तेलंगाना बनने के बाद, वो अवाम भी नहीं कर चुकी है। चूंकि ये मामला 2004 से जो पेंडिंग था तेलंगाना की अवाम के लिए, वो मामला आज तक ऐसे जूं का तू पड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल है जी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने साउथ को कितना बजट दिया और नॉर्थ को कितना अलोकेट किया? साउथ नॉर्थ नहीं है, बजट पूरे हिंदुस्तान का बजट है। वो इतनी गंदी सियासत बीजेपी ने इस दफे की है इलेक्शन के आप बजट देखिए पहले, उसके अंदर कोई एलोकेशन नहीं है। हम साउथ को तेलंगाना का बजट आप देखेंगे तो हंसी मजाक बन गया है। तो आप पेश करिए ना, आपका स्टेट का बजट देखेंगे क्या आप सेंटर का बजट ऐसा दिए हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है और ये लोग चाह रहे हैं कि
जो है हुकूमत जो है अवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाए, बढ़ाकर जो है इनसे पैसा वसूले, ये इनकी राजनीति है, बीजेपी की ये सियासत है। बजट के ऊपर कोई अब आप राजनीति नहीं देखिए जानबूझ के इतना बजट साउथ में कम किया गया है और जहां पर बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है वहां पर निर्मला बजट बढ़ाया गया सीतारामन जी है। क्योंकि अगर बजट हम- पेश कर रही है, सुना दीजिए साहब को। देखिए चल रहा है आपके पास निर्मला बाइजों में। सीतारामन जी का वो 2 दिन पुराना है। जी, नहीं, वो वही बजट है, उसके बाद चेंज नहीं होता हमारे पास। इतिहास की सबसे लंबी स्पीच किसी ने दी है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर मैडम साहिबा ने इस दफे दी है। इस बजट में देखना यह हैरत है कि इन्होंने बात 2047 की है, 2070 की है। अरे भाई आज के लिए क्या कर रहे हैं आप? अरे ये हमारा आज को क्या देने वाले हैं? आज आवाम परेशान है। आज क्या हुआ? 2 लाख नौकरियों का क्या हुआ? आपको ये जान के आप ये हैरत होगी कि 50% ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है हिंदुस्तान में। उनके लिए क्या दिया ये बजट सत्र में? मेरा ये सवाल बीजेपी वालों से है। बात कर रहे हैं 2047 की, बात कर रहे हैं 2070 की, 2024 का बताइए। आज लोग परेशान है, अवाम परेशान है, आज के लिए क्या दे रहे हैं वो आप बताइए मुझे। अवाम तो 1947 से परेशान थी कांग्रेस से, हाँ आज परेशान नहीं है। 50 साल अवाम परेशान रही, अब जाके 2014 से आज तक पब्लिक राहत में आई है मोदी जी की सरकार में। हमारा नारा ही वही है, सबका साथ सबका विकास, सबके विकास से आवाम सेटिस्फाई है पूरे हिंदुस्तान भर में। लेकिन क्या विकास हुआ? अभी हम वोट ऑफ थैंक्स जब दिया जाता है उसके बाद में, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो संसद में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई 17 करोड़ अवाम जो है वो तो खुश नहीं है बीजेपी के काम से। उनका कैलकुलेशन गलत है। हिंदुस्तान के अंदर 17 करोड़ अवाम नहीं है, 21 करोड़ मुसलमान अवाम है, पूरी अवाम सेटिस्फाई है। 17 करोड़ अवाम असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के माइनॉरिटीज के ताल्लुक जी नहीं, 21 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जो हमारा 20% का रेशियो मददगार हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताई। हुकूमत में रहे आप, मुसलमानों का रेशियो कितना नहीं मालूम हिंदुस्तान में। लेकिन अगर इस तरह का डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? फिगर ही गलत बोले उन्होंने। चलिए 21 करोड़ मान लेते हैं, मान लो 21 करोड़ फिरासत सारी हिंदुस्तान की मुसलमान अवाम, बल्कि माइनॉरिटीज पूरे मुसलमान के साथ साथ जैन बुद्धिस्ट जितने माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं पूरे मुतमईन हैं गवर्नमेंट से। हाँ अब उनको खड़े रह के पार्लियामेंट बोलना था, बोल दिया। उनको खुद नहीं मालूम मुसलमान कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं बोल के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 मरतबा 6 मरतबा से हैं। फिर सेंसस क्यों नहीं करवाया? करवा दे। बजट में सेंसस का बजट कम किया गया। 3 साल से सेंसस डिले हो रहा है। अब सेंसस कराइए। ये 17 करोड़ की बात आप जो कर रहे हैं, हो सकता है 25 करोड़ निकले। हम फिरासत बाकरी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान में सुन रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन ये वाली बात उनकी सुन लीजिए जो उन्होंने कई वीडियो से देखा, जो बाजू सेक्रेटरी से पूछ के बोले क्या बोलूं मैं बोल के। मैं सीधे तौर पे उनके वो बयान कोट करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे कि भाई आपने जो है सेंसस तक नहीं कराया, लेकिन अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है कास्ट सेंसस कराएंगे। वो कास्ट सेंसस तक पहुंच जा रहे हैं, आप अभी तक वो नहीं करा पा रहे हैं। इस तरह का लड़ाने की पॉलिसी करेंगे वो, तुम इतने हैं हम इतने हैं बोल के। हमको हिंदुस्तान की आवाम को एक साथ देखना है, पूरा गुलदस्ते को साथ रखना है। तो आप ही लाए थे बजट, आपने ऐलान किया था। क्या हुआ सेंसस का? अरे करेंगे, जब मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। क्या हुआ? बिल्कुल कराएंगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल कैसा होगा पूरा जब तक आप सेंसस नहीं मिलेगा? 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दिया साबिका, तुम्हारी 50 साल सरकार कुछ नहीं करी औरतों के लिए। हाँ ठीक है, बैक टू तेलंगाना। मैं फिर से एक बार रुक करूंगा आपका, और मैं सीधे तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सलाउद्दीन लोधी साहब कि जिस तरह का अब तक आपने हुकूमत चलाई है, कहीं ना कहीं इस बार जो गवर्नर का जो हमने बयान सुना था वो भी ये कह रहे थे कि 10 साल जो है वो एक क्या लफ्ज़ यूज़ किया था उन्होंने, कहा था कि ये जो ऐसे मतलब अपर लोगों की सरकार का टाइप का उन्होंने कुछ कहा था आपसे। क्या वाकई मतलब इस तरह की सरकार तेलंगाना में थी कि जिसको जो है अब हटाया गया है 10 साल की हुकूमत को? और क्या अब अपोजिशन के तौर पर आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये बजट आता है और इसमें जो है अगर आवाम के लिए चीज़ें बेहतर होती हैं तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे? साहब जो अबूरी बजट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है। अरे भाई आपकी स्टेट गवर्नमेंट वही पूछ रहे हो, आपसे बात कर रहे हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। फिरासत साहब सुनो, आप सुनो जरा। जो पूरी बजट जो आया है तेलंगाना के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई। जितना हमारा बकाया जात था वो बकाया जात भी हमारे को नहीं मिला।
तो हम ये बड़ा अफसोस करेंगे कि पूरी बच्चा बजट नहीं रो में रहा तो बकाया माँ जात दूध का नहीं देती बजट उसको। भी अगर बच्चा तेलंगाना घर को में है, नहीं मिला। अगर नहीं रो रहा तो माँ दूध नहीं देती, देने लग रही बोलती आप जाके अपनी एक फरियाद यही कीजिए बात गवर्नमेंट को। अभी हमारे आप दोस्त मांगे ये तो कोई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही जाके हमारे प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर जाके मिले, फाइनेंस मिनिस्टर मिले, होम मिनिस्टर मिले, बच्चों की तकलीफ समझने के लिए सबसे पहले जो शादी issues होने पे बात करें, clear शादी बात करना बोला। पड़ता, हाँ। बीवी होना, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं न्यूबॉर्न होते। बेबीज की बात कर रहा हूँ उनको क्या मालूम जिनको जो घर नहीं चला सकते। नहीं न्यूबॉर्न बेबीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए मैं भी ये शादी कह होना रहा जरूरी है। था, जी। मैं ये कह रहा था जी। अभी मेरे दोस्त फिरासत भाई बोले असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या मालूम है अभी, उनको मालूम नहीं, उन्होंने बोल दिए। आपको मालूम होना चाहिए गुज़िश्ता पार्लियामेंट के अंदर वो जो है बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड ले चुके हैं। जी। तो इतने 257-454 जितने पार्लियामेंट उन्होंने कितने अवार्ड ले चुके हैं और उसमें क्या से कर कोई चुके हैं, नहीं वो लिया, आपको ज्यादा वो बेहतर लिए। मालूम है तो आपको। आप ये बोल रहे हैं उनको क्योंकि मालूम मामू नहीं है, भांजे का मामला आपका है, उनको हमारा मालूम नहीं नहीं है। है, हाँ। ये आप कह रहे हैं। ठीक है, तो अब- पहले अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें आप। अब मेरे सवाल पे आ जाते हैं। अब मेरा एक सवाल है, मुंसिपलिटी पे मेरा सवाल है गवर्नर से हमारे जो ताल्लुकात अभी जो सुंदरराज मैया आए इनसे हमारे बेशक हमारे ताल्लुकात इनसे ठीक नहीं थे, लेकिन इससे पहले जो गवर्नर थे उनसे तो दोस्ताना माहौल था हमारी पार्टी का, तो उनसे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं था, गवर्नर को भी हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि अब ये गवर्नर से हमारे को थोड़ा आपस में थोड़ा प्रॉब्लम गवर्नर था, मैडम से तो किसी का दोस्ताना, किसी का ये दुश्मनाना माहौल गवर्नर रहता नहीं। ये गवर्नर का काम अपने गवर्नर करता है, पॉलिटिकल मामला आपको करना पड़ता है। फिरासत साहब, दोस्ताना दुश्मनी का माहौल कुछ नहीं होता है। फिरासत साहब आप जो है ठीक है, हर अब मामले में अगर बीच में अगर बोल रहे अगर हैं ये आप। सरकार सुनो भी थोड़ा आप, चलिए बात मैं बताएं। ये बोल रहा हूँ जी, मैं आपको जी। कि अगर अब ये जो स्टेट का गवर्नमेंट का जो अब कैबिनेट की मीटिंग में जो बजट आएगा, जी। हम उम्मीद रखते हैं चूंकि कांग्रेस भी कई साल के बाद यहाँ इख्तिदार में आई है, जी। तो जाहिर है वो भी अपने अवाम की नफ्स को समझते हुए उनके हिसाब से ही वैसा बजट लाएंगी। हम ये उम्मीद रखते हैं, अच्छे बजट के लिए हम वेलकम करेंगे उसका, और अगर बजट सही नहीं आया तो हम उसका एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए। उम्मीद तो यही करते हैं हम कि अच्छा बजट अवाम के हक में आएगा। ठीक है, शाहबुद्दीन साहब मैं फिर से आपके तरफ आना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक मरकजी वजीर का बयान आया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर सीए लागू होगा। ये बयान आपने भी सुना होगा। जी। अब इसको लेकर तेलंगाना में भी हलचल मची और कई स्टेट्स में तो हलचल है ही। अब तेलंगाना में इसको हलचल मची, बहुत सारे मुस्लिम लीडर जो हैं, मुस्लिम उलेमा जो हैं, वो सीएम रेवंत रेड्डी से मिले और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे गुहार लगाई कि आप जो हैं इस बजट को, अब सीए को नाफिज यहाँ पर ना होने दें। इसको लेकर उनसे कहा गया। क्या लगता है कि तेलंगाना में सीए का असर होगा? अगर सीए आता है तो वाकई लोगों को क्या घबराने की ज़रूरत है, और आपकी कांग्रेस सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को जो है वाज़े तौर पर ये बयान कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर जो है बात भी की है कि CAA को हम लागू होने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। तो बात रही तेलंगाना की हुकूमत की, पूरे हिंदुस्तान में जब नहीं होने देंगे तो तेलंगाना में क्यों होने देंगे? इसलिए आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सरकार को उन्होंने चुना है जो कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात काम करती है। बीजेपी की तरह हम नहीं है कि जो है रात दिन जो है आवाम को सताना, उनको तड़पाना, उनको तकलीफ देना, ये हमारा जो है मकसद नहीं है। हमारा काम है आवाम को सहूलत देना, और CAA के ताल्लुक से तेलंगाना की आवाम आराम की नींद सो सकती है। तेलंगाना में CAA लागू नहीं होगा। सलाउद्दीन लोधी साहब क्या सोचते हैं, सीए क्या लागू यहाँ पर इस तरह से करना, जिस तरह से उन्होंने मरकजी वजीर का बयान आया कि 7 दिन में हम इसको लागू करके रहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को? ये भारतीय जनता पार्टी का ये शेवा रहा है कि हर बार कोई नया प्लेयर आता, वो आता क्रीज पे नजर आता, खाली बल्ला घुमाता, बाद में वो कहाँ बोल्ड होके कहाँ जाता दिखता नहीं, मगर एक शोशा तो छोड़ देता। बोल्ड होता क्या? कौन सा भी शोशा छोड़ के हट जाता। मैं आऊंगा फिर पाकी साहब। कौन सा भी शोशा छोड़ के हट जाता जी। तो ये सीए का जो मसला है, लास्ट टाइम हमारी BRS गवर्नमेंट रही जब, उस वक्त भी ये पार्लियामेंट में बिल, हमारे असेंबली में बिल पास किया गया था कि हमारे स्टेट में ये लागू नहीं करेंगे। ठीक है। अभी जैसा कांग्रेस वाले भाई ने बताया, शाहबुद्दीन भाई ने भी हो, तो वो भी मैं समझता हूँ सीए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इलेक्शन से पहले हिंदुत्व की चाशनी चटाना, ये भाजपा की का शेवा है कि हिंदुत्व की चाशनी चटाना,
हिंदुओं को के वोट हासिल करना और ये इस तरह के शोषे छोड़ना। अभी मेरे फाजिल दोस्त से मैं आगे और कुछ सवाल करूंगा बाकरी साहब से। फिरासत बाकरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फिरासत बाकरी साहब, वाकई जब भी इलेक्शन आता है तब राम मंदिर की याद आ जाती है, चैप्टर क्लोज हो गया राम मंदिर का, ज्ञानवापी शुरू हुआ, चैप्टर क्लोज हो गया, फिर ज्ञानवापी शुरू हो गया, फिर आपके तरकश में एक और तीर है मथुरा का, श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला। तो क्या ये जनता जो है बस इन्हीं चीजों में उलझी रहेगी या वाकई कोई विकास की राजनीति देखने को मिलेगी? पहला सवाल। दूसरा, मैं ये सीए भी क्या वाकई राजनीति से प्रेरित नहीं है? क्योंकि आपने जो है उसको इतने टाइम पहले बिल पास कर चुके हैं, फिर अब जो है बिल्कुल एंड इलेक्शन के वक्त जो है साथ, जब पता है कि वाकई अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, इस शिगोफे को लेकर आना। मोनी साहब, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से परेशानी किसको है ये बताइए मेरे को, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अब क्यों स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लागू होने देंगे? क्यों राहुल गांधी बोल रहे नहीं लागू होने देंगे? क्या प्रॉब्लम है सीए में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी को पहले देखना चाहिए उसके अंदर क्या है। प्रॉब्लम तो बहुत सारे बयानबाजी में है ना, बयानबाजी। अगर जो पिछले बार भी अगर बहुत सारी चीजों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ी है ना, उसके अंदर सिस्टम है ना, पूरा बना हुआ है ना। क्या आपको प्रॉब्लम, क्या आपत्ति है बताइए आप। आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, सीए आ रहा, मुसलमानों को भगा देंगे, क्यों भगा देंगे भाई? मुसलमान इस देश का पूरा नागरिक है, पक्का नागरिक रहेगा वो। हाँ, खुल के फेस करेगा सीए का। अमित शाह का बयान था बंगाल की खाड़ी में उठा के फेंक देंगे वो लोग। किसको फेंके? ये उसका बयान है अमित शाह का, होम मिनिस्टर का बयान है ये। सवाल ही नहीं होता उसके क्या मायने हैं? इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है। सनवर साहब, ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करिए आप। हाँ, आपके पास पेपर है? पेपर क्या पेपर होना है? जो आपको दस्तावेज दाखिल करना पड़ेगा। पेपर आपको जरूरत ही नहीं है ना। आपके पास होगा, इसलिए आप सुकून से बोल रहे हैं। सर, आपके पास नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास खत्म हो गई बात। मेरे पास तो पेपर नहीं है, मेरे पास खबरें हैं बताने के लिए। बस बताइए आप। कब्रिस्तान में खबरें हैं, वही काफी है। हम बताएंगे, ये हमारे दादा है, हमारे वो चीज से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई होने वाला नहीं है। आपको आपके साथ रहिए हिंदुस्तान के अंदर मस्त मगज। शुक्रिया, आपने इजाजत दिया, बीजेपी वालों ने इजाजत दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। आम पब्लिक को पैनिक कर रहे हैं, सीए आ रहा, अमक डारा, धमक आ रहा, 2016 से काम। लेकिन इलेक्शन के वक्त ही क्यों आता है, सवाल ये है। अरे भाई, जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर अगर बीच में आ रहा है उसको जवाब दीजिए, आप उसको फेस करिए ना। बस डराना इनका मकसद है। देखिए, डराना इनका डर रहा है, इसका मतलब मकसद है। शाहबुद्दीन साहब, एक बार फिर से मैं आप की तरफ का रुख करूंगा। खबरें हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ने वाली है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी का बयान भी आया था इसको लेकर। क्या वाकई अगर वो यहां से चुनाव लड़ने वाली हैं तो क्या तैयारी हैं, न सिर्फ सोनिया गांधी को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आपके लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहली बात सोनिया गांधी जी के मुतालिक मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी भवन में एक रेजोल्यूशन पास किया जी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और सीनियर कायदीन ने ये ख्वाहिश पेश की कि सोनिया गांधी तेलंगाना में लड़े, और उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन को, जैसे कभी इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव, जैसा इंदिरा गांधी जी यहाँ से लड़ी थी जी, वैसे ही जो है इस प्रस्ताव को दिल्ली को जो है भिजाया गया है। उसके ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक होगी जी, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर फिर यहाँ के जो है जिम्मेदारों को बुलाया जाएगा, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा, कौन सी सीट से वो लड़ना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, ये सारा का सारा डिसीजन उनके ऊपर है जी। बाहैसियत हम जो है तेलंगाना की आवाम की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि हम शुक्रगुजार है सोनिया गांधी जी का, जिनकी बदौलत हमको तेलंगाना मिला। उन्हीं की ये मेहनत थी, उन्हीं की ये सोच थी, उन्हीं का ये विजन था, जिसकी वजह से हमें तेलंगाना मिला। और हम ये चाहते हैं कि इसलिए सोनिया गांधी जी यहाँ से तेलंगाना में यहाँ से एमपी इलेक्शन लड़े, लोकसभा का। लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां चालू हो गए हैं। जैसे कि मैं खुद जो है मेरे हल्के में काम कर रहा हूँ, साथ में मुझे महबूब नगर पार्लियामेंट की भी जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर हम जो है पदयात्रा शुरू कर दिया है। वहाँ पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है 15-20 दिन पहले से, अभी भी काम जारी है, आगे भी काम चलेगा। हम ये सोच के नहीं उतर रहे हैं कि तेलंगाना में हमने जीत हासिल कर ली है तो हम एमपी भी जो है सीट ज़्यादा ले लेंगे, मगर वैसा नहीं सोच रहे हैं। हम फिर से जाके बैक टू जीरो से हम काम शुरू कर रहे हैं, ग्राउंड पे फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, और हम वहाँ पर जाकर राब्ता कार्यकर्ताओं से सबसे पहले हमने काम ये बहुत ही जो है अच्छा किया। कांग्रेस में जो है पहले ये नहीं होता था कि पहले इलेक्शन जीतते ही हमने एमपी के
इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जी। और हमने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ठीक है। ग्राउंड लेवल, रूट लेवल, बूथ वर्कर से हमने मुलाकात जो है शुरू कर दी है, उनकी कमेटीज बना दी है। हर बूथ पर भी हम हर बूथ पर हम अपने सिपाहियों को बना रहे हैं और उस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा इलेक्शन आपको शॉक देगा कि तेलंगाना में क्लीन स्वीप हम कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब आपकी तरफ क्लीन स्वीप का दावा है, किस तरह से देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि शॉक्ड हो सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे। देखिए साहब, आज जो जितने भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, जो नेशनलाइज पार्टी है, ये लोग अधूरे हैं बगैर रीजनल पार्टीज के जी। और अवाम को भी ये बात समझ में आ गई कि रीजनल पार्टीज जो है जी, वो इस मुल्क का मुकद्दर वही बनाएंगी। और यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी तेलंगाना की आवाज उठाने के लिए तेलंगाना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा चुने जाएंगे, चूंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का उनका जो मामला है सेंट्रल के अंदर जी। ये आप सब देखते हैं कि जो है अभी नीतीश कुमार के साथ भाई बिहार में क्या हुआ, जी। कांग्रेस के जो है एमएलए बिहार के टूट के भाजपा में जाने की कगार पर है। तो ये सब हालात के अंदर यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीआरएस पार्टी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगी। यहाँ की आवाम की भी यही ख्वाहिश है, उनके दिल में भी यही है। तो जहां तक मैं समझता हूँ हम डबल फिगर में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, फिरासत बाकरी साहब आपने भी 10 का दावा किया हुआ है। मैं सलाउद्दीन लोधी साहब से ये पूछना चाहूंगा जी कि बीआरएस रीजनल पार्टी कब से हो गई पहले इनकी ये? हाँ, ये तो अपनी नेशनल पार्टी का दावा कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्र समिति की रीजनल पार्टी में काउंट कर रहे हैं। टीआरएस से आप बीआरएस हो गए थे, तो अब तो आप जी। अभी और जो है इसलिए ये बात बोला कि अभी हम दूसरे स्टेट में जाके कॉन्टेस्ट ही नहीं किए। क्यों करें? भारतीय राष्ट्र समिति अब हम महाराष्ट्र में भी कॉन्टेस्ट करेंगे जी, और दीगर रियासतों में भी कॉन्टेस्ट बाद में करेंगे। लड़ेंगे। लेकिन आज दूसरा याद रीजनल आया। पार्टियों की अहमियत सबसे ज्यादा तो आप है। एक्सेप्ट करिए कि आप रीजनल पार्टी है बोल के। ये जितने नेशनलाइज पार्टी है, ये आज रीजनल पार्टीज की बैसाखियों के ऊपर, रीजनल पार्टीज की बैसाखियों के ऊपर ही चल रही है ये। कांग्रेस हो या भारतीय आप इंडिया या एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये तो इलेक्शन के बाद पता जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं, मेरा एक सवाल है, जी। जैसे कि आपने कहा कि आवाम को जो है बीआरएस पार्टी को जो है वोट देना चाहिए एमपी इलेक्शन में। मेरा ये सवाल बीआरएस पार्टी से है और आपके जरिए पूरे तमाम आपका जो है शो देखने वालों से है, क्या बीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी को हरा सकती है क्या? क्या केसीआर साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? कोई भी नहीं हरा सकता। आवाम की लड़ाई सीधा नरेंद्र मोदी से, आवाम की लड़ाई अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जो नरेंद्र मोदी को हराएगा उसी के साथ आवाम जाएगी। नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी रखती है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हरा के बताएगा। रीजनल पार्टी वो बुखार वो ताकत रखती है। आप लोग पीले के थोड़े नेशनल पार्टी को हराने की ठीक है, ताकत अगर रीजनल पार्टी ही रखती है। पहले इनके इसमें आते हैं, हराइए, उसके बाद नरेंद्र मोदी की बात कीजिए। थोड़ा ठीक इंतजार है, करिए। मैं सलाउद्दीन लोधी साहब इन केस में आते हैं। चलिए, आप अगर डबल डिजिट में आ जाते हैं, अगर कांग्रेस को डबल डिजिट से नहीं, अगर सवाल है अभी, क्योंकि वो तो ये मामला तो अभी बाद में इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि कौन कितना जीता है। लेकिन क्या वाकई अगर कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को उतनी सीटों की जरूरत होगी कि आप किंग मेकर बन सकेंगे, तो क्या वाकई सपोर्ट करेंगे? मैं यहाँ पे आपको देखिए, क्योंकि मकसद तो एक है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। अभी जैसा कि बिहार के अंदर 40 सीट है जी, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट है जी, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ये बड़े सब जो जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद उस वक्त तय करेंगे क्या होगा। वही वजह से जो है उस वक्त तय होगा वो क्या होना है। वही वजह है यूपी अब के अंदर। आज की लेटेस्ट बात, वही वजह है कांग्रेस वाले जो है इतने समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव रायबरेली लड़ाना चाह रहे हैं लोग। आज जो है समाजवादी पार्टी के शिवलाल यादव साहब जो सीनियर लीडर है, शिवपाल यादव, आज शिवपाल यादव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छी आदमी है, हम उनको साथ ले सकते हैं बोल के आज का उनका ये बयान। अब आप क्या बताएंगे उसके बाद? जो आप बात करें मोनी अनवर साहब, यूपी के अंदर आज का जो आंकड़ा हमारा बीजेपी का है
80 सीट में से 78 सीट भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है। जी। 2 सीट इसमें से रायबरेली सोनिया गांधी है और एक कोई दूसरी रीजनल पार्टी का आदमी, एक बीएसपी से है। दो एमपी जो है अलग अलग है। जी। तो वही वजह है कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो साबिका अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके जो यहाँ के जो हमारे लोकल लीडरशिप, उन्होंने जो एडवाइस किया है कि हालात आने वाले दिनों में 80 के 80 बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, लिहाजा सोनिया गांधी जी आज ये मेंढक या कहीं पे क्या वाकई ये डर है शाहबुद्दीन साहब? शाहबुद्दीन साहब, क्या वाकई जो हिंदी बेल्ट है वहां पर बिल्कुल जो है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो मतलब वायनाड चले जाते हैं और सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली से। देखिए, डर इस बात का नहीं है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे या इलेक्शन जीतेंगे, कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे। हिंदुस्तान है, हम कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। सही। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह। डर इस बात से हो रही है जब सदन में, लोकसभा के सदन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर ये कहती है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 28 करोड़ आवाम को गरीबी से उठा के जो है उनको जो है मिडिल क्लास में ला लिया है। डर इन जुमलों से होता है, हमको डर इससे होना चाहिए। और साथ में जब सर्वे एजेंसी कह रही है कि 10 साल में कोई सर्वे ही नहीं हुआ, तो ये आंकड़े इनके पास कैसे आ रहे? ये झूठे जुमले। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 लाख जो है नौकरियां देंगे। अब तो हद पार हो गई है कि 28 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो है पॉवर्टी से निकाल दिए आप। जबकि सर्वे कंपनी कह रही है 10 साल से सर्वे ही नहीं हुआ। फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, डर मुझे हो रहा है, इस बात का डर हो रहा है, ये आंकड़े इनके पास आ कहां से रहे? फिरासत बाकरी साहब जवाब दे दीजिए। देखिए, ये आंकड़े हमारे अपना जो सर्वे हम जो काम कर रहे हैं, काम की बुनियाद गवर्नमेंट कह रही है कि हमने नहीं करवाई सर्वे। उज्ज्वला योजना हो या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो या फिर प्राइम मिनिस्टर आप क्या बोलते हैं उसको, अनाज जो हम लोग बांट रहे हैं 80 करोड़ आवाम को, जो महीने को 5 किलो चावल फ्री दे रहे हैं अभी आज तक, 10 साल चलेंगे, आज तक दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो ऐसे कई स्कीम जो हमारे इंटरनल मनरेगा स्कीम के बारे में बोलिए, हमारी जो क्या चल रही मनरेगा है उसको बताएंगे बिल्कुल हम। लेकिन सवाल ये है ना कि जब सर्वे ही नहीं हुआ तो आंकड़े आते कहां से? हमारे इंटरनल, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे तो वो फिर आप निजी तो आप 50 करोड़ भी बता सकते थे। जो हकीकत है वो बता रहे हैं, 50 करोड़ नहीं बता रहे ना, जो फिगर बता रहे हैं वो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर 28 करोड़ 10 साल में जो है गरीबी से उड़ जाएंगे। ये नीति आयोग के आंकड़े थे, नीति आयोग ने इस तरह के आंकड़ों की बात कही। नीति आयोग ने क्या है, फिर जो सर्वे जो कंपनी है उन्होंने कहा कि 10 साल से सर्वे नहीं हुआ। सर्वे कंपनी करवाए तो नीति आयोग को जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया उन्होंने, खुलेआम है, खुला दस्तावेज है जी। तो मेरा ये सवाल है, ये जुमलेबाजी से बीजेपी कब तक जो है दूर, ये कब भागना है, ये लोगों को समझ। ठीक है, अब आपकी जो सरकार पर इल्जाम लग रहा है शाहबुद्दीन साहब कि आपने जो है फंड का जो है मिसयूज किया है। कौन से फंड का? कुछ जो तेलंगाना फंड ही नहीं है हमारे पास। नहीं, जो गवर्नमेंट का फंड था वो आप जो है धार्मिक आयोजनों के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने उस तरह के आयोजन के लिए जो है वो फंड का इस्तेमाल किया। फिर आप जो है बीआरएस पे इल्जाम लगाते हैं। कहाँ पर क्या जी, कहाँ पर क्या? देखिए, बात जब होती है तो उसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए। कौन से धार्मिक जो है हमारे पास इस्तेमा के लिए वो कहा गया था उसमें? नहीं, देखिए, इस्तेमा के ताल्लुक से जी हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर का एक बजट इस्तेमाल हुआ। हाँ, माइनॉरिटी वेलफेयर का जो है मतलब ये होता है कि माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब वो धार्मिक के नजरिया मत देखिए, आप उसको माइनॉरिटी वेलफेयर बजट की तरफ देखिए। उनसे में हुआ है कौन सा, क्या एंडोमेंट बजट लिया गया, क्या फाइनेंस बजट लिया गया, क्या उसके अंदर कोई भी धर्म हो, स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मेदारी है, कोई बड़े इज्तिमा होते हैं या कोई बड़े रिलीजियस आयोजन होते हैं, उसके अंदर जब पब्लिक का आवाज आवा होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ कुछ अपना गवर्नमेंट की तरफ से या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट खुद हो, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, उसके अंदर कुछ अपलिमेंट पब्लिक की सहूलत के लिए करे, उसके अंदर कोई मिसयूज नहीं किया। लेकिन फिर इस तरह की जब अगर सरकार को ये मतलब सरकार को इजाजत है या सरकार ऐसे काम कर सकती है, तो फिर इस पे जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने की क्या बात है? बातचीत तो आइडिया की होनी चाहिए ना साहब जी। हमारी बात क्या कर रहे हैं आप? ये आप बात करिए, बाबरी मस्जिद की बात करिए, आप हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दिया वहां के इनॉग्रेशन के लिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। इतने प्राइवेट जेट लगाए गए, इतने सेलिब्रिटीज को बुलाए गए, आप गरीब आवाम को किसको बुलाया गया? शंकर आचार्य जो है इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने कोई भी पैसा नहीं इस्तेमाल किया है। जो
जो है राम मंदिर के लिए चंदा आया था वो उस पैसे का ही नहीं, गलत बात है, गलत बात है, लोग डोनेट किए, ये बात गलत है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने वाज़े तौर पर डॉक्यूमेंट पेश किया है कैसा सेंटर का बजट मिसयूज जो है इस्तेमाल हुआ है। योगी आदित्यनाथ के बातों में आप लोग मत जाइए, आपको मालूम है अयोध्या में एयरपोर्ट बना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी वो आप उसको अब अगर आप बोलेंगे कि फंड यूज करेंगे, वो तो बनना चाहिए, अगर जरूरी है तो बनना चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसको एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही, अरे जो इवेंट बनाया गया राम मंदिर इनॉग्रेशन का पूरा उसके बजट की बात हो रही है। सलाउद्दीन लोधी साहब देखिए, किसी के मजहब को आपको कुछ बोलना नहीं है, मजहब को नहीं, उसके बजट के बारे में बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वहां पे उनकी पूरी कमेटी है, अयोध्या कमेटी और लोगों ने पूरा पैसा उठाया है, उनके पास पैसा रखे होता उतना पैसा जमा, उनके रखने की जगह नहीं हो तो नहीं, वो पैसा गरीबों में बांटते तो अरे वो कुछ भी करते होंगे, आपकी मर्जी है वो। अरे वो है, आप ये मत बोलो कि आप मिसयूज करें गवर्नमेंट का, सरकारी इवेंट था वो बस। ठीक है, अब मैं सलाउद्दीन लोधी साहब, प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं तो सरकारी होता है वो प्रोग्राम। अरे प्रोग्राम आप प्रोटोकॉल देखिए उठा के, अरे क्या प्रोटोकॉल, उसको तो जाएगा पीएम जाएगा तो उसको तो पूरी जिम्मेदारी, पीएम जाना बात अलग है, आप पूरे प्रोटोकॉल पॉलिटिकल इवेंट बनाए उस चीज को, टोटल इससे इनकार नहीं कर सकते कोई। लेकिन इस तरह से बिल्कुल एन इलेक्शन से पहले इस तरह का मंदिर का, इस तरह से नहीं, ये कब से इशू चल रहा, राम मंदिर का कई जमाने से चल रहा, 92 हो या 80s हो, उससे पहले से राम मंदिर का इशू चल रहा। अब एक मामला कंक्लूड होकर खत्म होने जा रहा, उसकी इनॉग्रेशन हो रहा, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी किस्म के डेवलपमेंट एक्टिविटीज एरिया में करती है पब्लिक की सहूलत के लिए, चाहे वो अयोध्या मंदिर को है, चाहे वो अयोध्या मंदिर को है, घर तोड़ दिए, आने वाली मस्जिद बनने वाली वहां भी अपनी अनानियत के लिए कई मकानों को तोड़ दिया गया, तोड़ा जा रहा है, घर तोड़ा गया, कोई कंपल्सेशन नहीं दिया जा रहा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एक्सेप्ट करना वहां पड़ेगा। पर हम मुसलमानों के घर टूट रहे, इसकी बात नहीं, हिंदुओं के घरों की बात कर रहे हैं। फैजाबाद में कितने कई किलोमीटर तक मकान तोड़ दिए जा रहे हैं राम मंदिर बनने से, पूरा का बिजनेस डेवलपमेंट हुआ वहां पे राम मंदिर बनने से। आप बोले घर तोड़ दिए बोल के, कई घर चले कई घर हैं। सलाउद्दीन लोधी साहब, मुसलमान घर आबाद हो गए वहां पे, घर तो टूट गए, आप अपना घर कैसे बचाएंगे? आपके शब्बीर अली साहब का बयान है, वो कहना चाह रहे थे कि भाई आपके जो है कई सारे एमएलए जो हैं वो सीएम रेवंत रेड्डी से राब्ते में हैं, बात कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम वो वाली पॉलिटिक्स नहीं करते कि दूसरों का घर तोड़ दें। इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हमें करनी होगी, हमने इस तरह की बात जो है वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दी है, अगर उनकी इजाज़त होगी तो ही हम इन विधायकों को लेने के लिए तैयार होंगे। जबकि आपने तो कांग्रेस के सारे विधायक अपनी साइड ले लिए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारी पार्टी का जन्म कब हुआ सब? टीआरएस का जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उनको क्या मालूम आपकी पार्टी का जन्म? लगभग 2010 के करीब, 2010 से जी। 1983 में जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी जी, उस वक्त एनटी रामाराव यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। नांदेड़ला भास्कर राव को श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस ने कि वहां पर यहाँ पर डिफेक्शन किया गया था, रामाराव की हुकूमत को गिरा दी गई थी। ठीक है। तो ये सेवा, इसकी मदर ऑफ डिफेक्शन, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी वही काम शुरू करी है जी। तो हम लोग के पास, हम किसी को तोड़े नहीं, चूंकि हुकूमत हमारी बन चुकी थी, लोग हमारे पास आए, हम उनको वेलकम करें। और एक बात 2014, सुनो मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं। 2014 में जब हमारे एमएलए इलेक्ट हुए, जब हम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी कि भारतीय जनता, ये जो उस वक्त टीआरएस थी, टीआरएस के एमएलए को ऑफर दिए थे तोड़ने के लिए। वहां पर हम संभल गए, हमारे एमएलए वहां पर नहीं गए। तो ये सेवा कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है, बीआरएस का नहीं है। और बीआरएस के एमएलए पूरे वफादार है, जीरो ग्राउंड से मेहनत करके यहाँ तक आए। वो लोग नहीं जाएंगे, वो लोग नहीं जाने वाले हैं। कुछ एमएलए रेवंत रेड्डी से मिले थे, वो अपने एरिया के डेवलपमेंट्स के लिए बात करने के लिए मिले थे। वरंगल का बीआरएस आदमी मेरे पास ज्वाइन हो गया बीजेपी में कल किशन रेड्डी के हाथ पे जी। इस बारे में क्या कहना है? और कई लोग हैं इधर के उधर जाते हैं, मिलते हैं, सब है, लेकिन डिफेक्शन वाली या ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए उसके बारे में। मैं आपको इतना अच्छा उदाहरण दिया एनटी रामाराव के टाइम का कि कांग्रेस ने डिफेक्शन करके नांदेड़ला भास्कर राव को बीआरएस पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई नहीं। तो ये सेवा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है।
हमारा नहीं है। शाहबुद्दीन साहब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल है, बीआरएस पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग क्यों नहीं हुई अब तक? हमारी आप शायद पेपर बराबर नहीं देखते होंगे। पार्लियामेंट्री मीटिंग हो चुकी है। पार्लियामेंट्री नहीं हुई, मीटिंग सीएलपी हुई है, पार्लियामेंट्री कंक्लूड नहीं हुई अभी। नहीं इंटरिम मीटिंग हुई है, मीटिंग हो गई है, Interim उसमें मीटिंग हुई है। 3 जनों के नाम अभी फाइनल कर लिए उसके अंदर, लोकसभा किसको चुनाव के टिकट लिए। देने का है। ठीक है। और ये जरूरी थोड़ी है कि मीटिंग की हर असदुद्दीन बार से बात होगी हम फिर बाहर आपकी? लाएंगे, असदुद्दीन से बात हो गई है? लेकिन वो पूरी आपके पहले तैयारी होंगी, उसके बाद उनकी हर होगी। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरी तैयारी चल रही है। नहीं असद साहब से बात करके करे 3 का नाम डिक्लेयर, जी 3 का नाम जो डिक्लेयर असद साहब नहीं से बात नहीं, करके करे। असद साहब मामू भांजे हैदराबाद, की- अरे? हमारे मामू हाँ? मामू के भांजे प्यारे वो उनकी जगह प्यारे रहेंगे। पूरी ताकत मिलके उनको नहीं हरा सकते तुम लोग कोई भी। अरे, ये अपनी जगह है, ये उन लोग BRS अपनी पार्टी के जगह लीडर है। है ये। हाँ? लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ये चैलेंज कर रहे हैं, बताएंगे हर हरा के बोल कॉन्स्टिट्यूंसी के। में मीटिंग हो रही है। आप रोज अखबार के जरिए आपको नहीं, मालूम ठीक है ना, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम आप तो लड़ेंगे, बताएंगे हम बिल्कुल। नहीं आपके कितने हौसले बुलंद हैं, हाँ। सो मिल के नहीं हरा सकते बोल रहे हैं। आपके आप बोल रहे हैं political party बराबर है ये। चैलेंज कर रहे हो, नहीं हरा सकते आप। ठीक है, चलो आप ला लो बीजेपी से शाहबुद्दीन साहब, टिकट, आप लड़ बताएंगे लो। बताएंगे बिल्कुल आप लड़ लो। बिल्कुल बताएंगे। शाहबुद्दीन साहब, क्या वाकई ये एक नॉर्मल मीटिंग थी विधायकों की, या वाकई विधायक जो हैं वो आपसे संपर्क साध रहे हैं पार्टी में आने के लिए? भाई आना चाह रहे हैं, जी। केसीआर के चुंगल से उनको आजादी मिली है, भाग के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, मगर कांग्रेस पार्टी जो है आला कमान के ऊपर लेकिन छोड़ दी 15 है। से 20 एमएलए 25 एमएलए का नाम तक आ अरे रहा कौन है। रहना चाहेगा भाई? उन्हें खुद केसीआर आ गया ना भाई, साहब आप के- खलीलुर रहमान अरे भी चलेगा शायद ना, आपके पास साहब आ गया ना। केसीआर साहब अरे के इन लोग साथ कौन ये रहना क्या जो चाहिए? इन लोग गैस वाले वैसा नहीं बोल नहीं, एक बात ठीक है, बताओ। बात मैं आऊंगा आप लोगों मुनीसर के, साहब, आप लोगों के जी। अब उनके पास बचा आप क्या इनसे है? करे बात, मैं आपको बोलूंगा। टीआरएस में बचा हुआ क्या है? या भाई क्या सोप जो है चक्कर खा के गिर रहे हैं। कभी सीएम साहब गिर रहे हैं, कभी डिप्टी डिप्टी CM सीएम साहब गिर रहे हैं। टीआरएस में बचा हुआ क्या है? अब खत्म हो गई टीआरएस, खत्म हो गई, बर्खास्त बात ही खत्म हो गई उसकी। पॉलिटिकल नहीं, चस्का तो ऐसा अगर था। वो उन्होंने कहा कि अगर देखिए ये अगर जब इलेक्शन हमारे में पास हमको वो- ये सिखाया हमने है अपनी सरकार कि बना ली थी। तकब्बुर जो है वाकई में जो है बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज है। नहीं, इस उन्होंने इलेक्शन से हमको उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन में जब ये इलेक्शन हुआ था, हमारे पास जो विधायक आए थे, हम उस टाइम सरकार बना चुके थे, हमने जब वो आना चाह रहे थे तो हमने उनका वेलकम किया था। क्या ये वही वेलकम आपकी तरफ से भी ग्रैंड वेलकम देखने को मिलेगा या नहीं? क्योंकि आपने तो केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है फैसला। नहीं, हमने तो छोड़ दिया है क्योंकि एक आवाज ये कह रही है कि आप री इलेक्शन करवाएं। ये भी एक है, क्योंकि हम ऐसी जो है लेकर नहीं आना चाहेंगे। एक आवाज ये भी आ रही है, एक आ रही है कोई भी आना है तो उसका प्रोविजन क्या है। हो सकता है कि सीएलपी डिसॉल्व करके लाओ, ये भी बात हो सकती है। तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। आपको भी आप देख सकते हैं उसके ऊपर संगीन जुर्म भी है ये बाज़ाब्ता। इसके ऊपर जो है देखना पड़ता है, सिस्टम बनाकर जो है इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। मगर आना तो बहुत चाह रहे हैं, ये बात तो है, लाइन लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो क्या कुछ प्रोमिसेस किए जा रहे हैं क्या कांग्रेस की तरफ से? प्रॉमिसेस कुछ नहीं कर रहे हैं, Promises हमको क्या जरूरी करेंगे? नहीं है, हाइस वालों की आती है जो बाहर वालों को प्रॉमिस करेंगे। जरूरी नहीं है हमको। क्या अब जो है, क्योंकि अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हम क्या किसी अब के सहारे बने हुए नहीं है। क्या अब वाकई आपकी सरकार में कोई मुस्लिम से माइनॉरिटी मिनिस्टर देखने को मिल जाएगा? हाँ, देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे आपको। आपको अनकरीब आपको ये जो है इसका जो है ऐलान हो जाएगा, माइनॉरिटी मिनिस्टर बहुत जल्द बनने वाला है। जितने कॉर्पोरेशंस थे उनके भी चेयरमैन को हटा दिया गया था, क्या उसके पे फैसला चल रहा है? नहीं, चल रहा है, उसके ऊपर फैसला चल रहा है। देखिए पहला जो मरहला था कि पहले सीएम साहब ने जो है बखूबी तरीके से बनाया, कुछ लोगों को एमएलसी बनवाए, फिर जो है अपनी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनवाई। अब उसके बाद कॉर्पोरेशंस पे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत ही सलीके से काम हो रहा है। अब आप देखना, आप बहुत जल्द आपको जो है इसका नतीजा सामने आएगा। सलाउद्दीन लोधी साहब, आप कुछ भाई आज जो कैबिनेट मीटिंग चल रही उसमें कोई मुस्लिम या माइनॉरिटी मिनिस्टर था क्या आज की मीटिंग में? मिनिस्टर नहीं, एडवाइजर ही है। कैबिनेट की मीटिंग में एडवाइजर कौन थे? शबीर अली साहब। तो उन्होंने कैबिनेट दर्जे के है नहीं? कैबिनेट दर्जा दिया गया उनको, आपको मालूम स्टेट नहीं है? दर्जे के है उन्होंने। कैबिनेट रैंक दिया गया उनको। नहीं, स्टेट दर्जे के है उन्होंने। अच्छा, आने वाले दौर में कितने जो है आप दे रहे मिनिस्टरों को, मुसलमानों को कांग्रेस में 2 दे रहे या 3 दे रहे, वो बाजे करो आप। नहीं, आप पहले एमपी सीट कितने जीत रहे? देखो, ये मेरी सवाल का जवाब एक जीत रहे, 2 जीत रहे या ये एक भी नहीं जीत ये रहे? मेरे सवाल का जवाब नहीं अरे है। भाई, हमारा आप इंटरनल ये मामला है, जवाब दो, हमारा फिर इंटरनल मेरे से मसला पूछो है। आप। नहीं, फिर आप मेरे से पूछो। आप कितने मुसलमान मिनिस्टर नहीं, दिए? आप पहले जवाब आप दीजिए, कितने दिए भाई उसके मुसलमान बाद में मिनिस्टर? आप पूछिए मेरे से। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ए भाई, आप बीआरएस कितने दिए पार्टी मुसलमान कितने मिनिस्टर? मुसलमानों को बीआरएस पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाई ऑफिशियल? बता दीजिए।
बीआरएस पार्टी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कितने मुसलमान को बने 10 साल में? एक भी नहीं है। देखिए हमारे पास वो एक सिस्टम था, क्या सिस्टम? वो सिस्टम से हम चल रही थी हमारी पार्टी। एक 10 साल हुकूमत करी सिस्टम की बिना पे। इस बार कहीं ना कहीं गलती, कुछ लचक, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम नहीं आए हैं। अब आप जैसा अभी खलीकुर रहमान का मिसाल दिए किसी ने, तो वहां पर अब्दुल्ला सोहेल जो है आपके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, उन्होंने क्यों जो है ना छोड़ के हमारे पास आए फिर? अब वो क्या रीजन था? आप मिनिस्ट्री, भाई आप ज्यादा दम भरते हैं मुसलमानों का, आप कितने 2 दे रहे, 3 दे रहे, वो बताओ। तो बोलो जवाब दे रहे हैं आप फिर। लेकिन एक फिरासत साहब, मैं शाह भाई से पूछ मैं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप बोलो आप क्यों बोल रहे हैं? आपसे आपके पास तो ऑलरेडी एक मुसलमान नहीं, हमारे पास नहीं है भाई, हमारे हम पास ना बात रहता, कर रहे फिर भी आप जो है दम भर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी टीआरएस का। वाले कितने दिए 9 साल 10 साल में मुसलमान मिनिस्टर? ठीक है शहाबुद्दीन साहब, अगर आप जवाब देना चाहें। देखिए मैं क्या जवाब दूं, मेरा सवाल जो मैंने साफ साफ आपसे पूछा, इतने साल आपको मुसलमानों का जो एतमाद हासिल था, तो आप एक मुसलमान की आवाज नहीं बना सके? आप देखिए ना, मुसलमानों को लेकिन कहीं उनका- पर भी हमारे पास पाबंदी कहीं पर भी नहीं थी, उनके हुकूक पूरे मिल रहे थे। एक सिस्टम था, सिस्टम से हम चल रहे, जब भी 10 साल तक का रूलिंग करें हम स्टेट के तो अंदर। वोट आउट क्यों? अब मैं आपसे उसके ये पूछ वजूहात रहा हूँ, क्या है? आपकी गवर्नमेंट आ गई, मिनिस्टर कितने रहेंगे? 1 रहेंगे या 2 रहेंगे? ये पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, सब या 3 हमारा रहेंगे? इंटरनल पॉलिसी का बस ये मैटर एक है। बात बता रहे, पूछना चाह रहा हम हूँ। कभी इलेक्शन ये बोल के नहीं लड़े हम इतने मिनिस्टर देंगे, हम दलित सीएम देंगे, हम 12% रिजर्वेशन देंगे, हम ये बोल के इलेक्शन नहीं लड़े। हम इलेक्शन लड़े 6 गारंटी देंगे, तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ करेंगे, हम ये बोल के लड़े। वो सवाल हमसे पूछिए, हम कितने मिनिस्ट्री देंगे, हम कितने स्पोक्स पर्सन देंगे, हमारा इंटरनल मैटर है। उसके ऊपर आप क्यों तो जो है सोच रहे हैं उसके ऊपर? अब कैबिनेट मीटिंग में स्टेट दर्जे के मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे एडवाइजर, मगर कैबिनेट मीटिंग में उनको बिठाया गया। कैबिनेट रैंक है नहीं उनका। आज की बात बता, आप ऑर्डर पढ़े, उनका अपॉइंटमेंट का ऑर्डर पढ़े, उसके बाद आप मुझे ये बात आप ठीक है, आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर जरूर, कभी मिलेंगे जरूर, तो। जरूर। अब फिरासत साहब से मेरा सवाल है साहब ये। जी फिरासत साहब, 2014 में जब कांग्रेस की हुकूमत से आप भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई, आप गवर्नमेंट चार्ज लेने के बाद में हिंदुस्तान पे कितना खर्चा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये सवाल और का आज कितना खर्चा है वो पूछना चाह रहा ये हूँ। सवाल का मुझे होमवर्क करके आना चाहिए था। आप सवाल पूछेंगे नहीं मालूम था मेरे को। हाँ, क्योंकि मैं भी इस बात में कहूंगा, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है सवाल नहीं था। हाँ, ये वो नहीं था, तेलंगाना है। हम थोड़ा सा इसी पर रहेंगे। ठीक 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 है। फिरासत बाकरी साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। देखिए सवाल सीधा साफ तौर पर था। शहाबुद्दीन साहब कह रहे थे कि ठीक है, वो हम भी अगर वो आ रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को बहुत सोच समझ कर लेंगे कि कोई भी विधायक आएगा तो हम उसको किस तरह से लेंगे। लेकिन आपका तो ऑपरेशन लोटस बिल्कुल अलग ही तरीके से चलता है, पूरी की पूरी पार्टी गायब कर देते हैं हम, चाहे जो लोग आना चाहते हैं महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर तेलंगाना हो, रात में 5 बजे भी हलफ दिला सकता है गवर्नर। ये दिला सकते हैं, सब सोते रहते, मगर वह हलफ दिला जहाँ सकते। पे ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर कानून में गुंजाइश है, वहाँ पे वो काम हो सकता है, होगा आगे भी। क्या झारखंड भी तोड़ने की तैयारी है? नहीं, जो भी होगा आपको देखा आगे पूरा दिखाएगा पूरा हम लोग क्या साम दाम दंड भेद, जी बिल्कुल। और इनके ऊपर जो Political ताकतें party है हैं, भाई, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये इनकी सबसे अब बड़ी जा रहे- ताकत है। लेकिन जो ये लोग अब लेके जा रहे उनको फार्म लेके हाउस जा चल रहे रहे ईडी वाले हैं। सब। अब लेकिन सब उनको लेके चल रहे पूरे। क्या रीजन है कि अभी तक कभी तक को गिरफ्तार नहीं किया गया? वो इनसे ही पूछो। नहीं, बता आप दें बोलिए, आपके मेंबर ऑफ एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? बोलिए फिर। आप ईडी आप ही बोले ना। आपको मालूम है, ईडी को मालूम है। नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब, हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह इधर केजरीवाल को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, इधर जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ पर सीएम बदलने की नौबत आ जाती है। इधर बिहार में जो है वो हमने देखा कि नीतीश कुमार पूरी पार्टी के साथ ही आरजेडी का साथ छोड़कर चले गए और कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए। क्या वाकई ये माहौल जो है या जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हैं? ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए, बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, जी ये एसओपी बन चुका है कि हुकूमत अच्छी खासी चल रही है उसको तोड़ दो, या नहीं तो अगर नहीं सुन रहे तो उनको डराओ, उनको जो ईडी सीबीआई के सीआईडी पीछे लगा दो, गवर्नर सब करो। करने के बाद जो उनको डरा के धमका के अपने साथ जोड़ लो, जोड़ के बनाओ। मेरा क्या है, पब्लिक का मैंडेट इंपॉर्टेंट है जी। अवाम जब एक पार्टी को चुनती है उसके साथ अवाम के साथ जो धोखा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अवाम का मैंडेट
अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, उसको तोड़ के मोड़ के जो है बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। ये अवाम के साथ धोखा है, अवाम के साथ साथ जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ धोखा है। अब आप देखिए ये कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो खत्म होगा। और मैं जैसा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने कहा, जैसा ये बजट जो इंटरिम बजट था ये अंतिम बजट रहेगा, और वैसे ही जो है ये भी हुकूमत अब ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये आखिरी जो है दौर में चल रही है। अब नेक्स्ट सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ठीक है, अब तेलंगाना के लेकर सवाल पूछ रहा हूँ, लोकसभा में क्या उम्मीदें हैं, कितने डिजिट की कम से कम आप उम्मीद कर रहे हैं? क्लीन स्वीप है हमारा, क्लीन स्वीप क्लीन स्वीप है, आप मार्क माय वर्ड्स, क्लीन स्वीप रहेगा। क्या मतलब क्लीन स्वीप का समझाने में? 17 के 17 सीट पूरे जीतने वाले हैं, हैदराबाद पार्लियामेंट जीतने वाले हैं, पूरे जीतेंगे। ओह वेरी गुड। मतलब आपको भी नहीं, हैदराबाद को लेकर डाउट है? नहीं, आपसे भी ये डाउट है, सब छोड़ के छोड़ क्योंकि आपने जब हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब ने ये बात कही थी तो हैदराबाद पार्लियामेंट भी है क्या बोलने जा रहा हूं मैं आपको मैं जी हाँ, इसलिए आपकी स्वीप नहीं, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पे हम कोई सपोर्ट नहीं लेंगे। नहीं सपोर्ट नहीं लेंगे सवाल हो नहीं है। सकता है हम जीत भी सकते हैं हैदराबाद, यू नेवर नो। ठीक है, फरासत बाकरी साहब, ये जो विधायकों की तोड़ने की पॉलिटिक्स चल रही है, आप एक बीआरएस के विधायक आपने तोड़ ली, क्या लोकसभा चुनाव में उन लोगों को आखिरी मेरा आपको जो है ये टाइम हो गया, आप भी बोलने से पहले मैं बोलते हूँ, अब के बाद 400 पार बीजेपी की सरकार तीसरी बार। यहाँ पर कितनी सीटों की उम्मीद कर? हमारे ऑलरेडी 4 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, करीमनगर, निजामाबाद, सिकंदराबाद, आदिलाबाद, उसमें और हमारी जो है इजाफा होगा। हमारा टारगेट 10 का है, लेट देम सी। ठीक है, मैं आपके पास आ जाता हूँ सलाउद्दीन लोधी साहब, सीधा सवाल वही आपसे जो शाहबुद्दीन साहब से था और जो फरासत बाकरी साहब से था। आप तो आप भी बड़े वादे कर रहे हैं, मतलब दावे कर रहे हैं कि सीटों को लेकर के इस बार जो है वो कहीं ना कहीं क्या वर्ड यूज कर रहे थे, आप कह रहे थे कि लोकल पार्टीज को जो है कहीं ना कहीं वो फायदा मिलेगा, रीजनल पार्टीज को। तो रीजनल पार्टी के हैसियत से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितने सीटों की उम्मीद करें हम? मैं सारे हिंदुस्तान की बात ये करता हूँ, हर बार पार्टी इलेक्शन लड़ती, इस बार अवाम खुद इलेक्शन लड़ने वाली है। हाँ। सारे हिंदुस्तान की तमाम चाबी वोटर्स की वोटर्स के हाथ में है, वो किसको जिताती क्या होता है, इसलिए वोटर तय कर लिए कि इलेक्शन अब हम खुद लड़ेंगे, तो उसमें तमाम रिजल्ट सामने आ जाएंगे। मेरा अपना ये जवाब है। फिर भी आप कितने कम से कम सीटों? मेरा जवाब ये है, मैं आपको बताऊं। चलिए, रही बात तेलंगाना की, सिर्फ 2% का डिफरेंस है कांग्रेस को और हमारे को यहाँ पर, बस यही मेरा जवाब है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब, फरासत बाकरी साहब और सलाउद्दीन लोधी साहब आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तेलंगाना के कई मुद्दों पर बहुत बेबाकी से जवाब देने के लिए आपको सबका शुक्रिया। तेलंगाना में क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि चीज़ें क्या होने वाली हैं। तेलंगाना में क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्या वाकई कांग्रेस जो है वो अपने गारंटीज़ के दम पे क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी, या जैसे कि सलाउद्दीन लोधी साहब ने कहा कि रीजनल पार्टी जो हैं वो इस बार अपना दमखम दिखाएंगी। और फरासत बाकरी साहब भी कह रहे हैं कि हम लोगों के 4 लोकसभा MP हैं और उम्मीद है कि और कुछ बेहतर हमें देखने को मिलेगा। अमित शाह साहब ने 10 सीटों का उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट दिया है। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।